हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो पीजीटी कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोगों ने इसका सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें हमने स्टार्टिंग में सेक्शन ए में कुछ अकाउंट्स पढ़े थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की, यानी हम कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है और अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ से स्टार्ट करना जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, जिससे हमारे जो है इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जा सकें और हम इसको समझ सकें। तो जैसे कि साइकोलॉजी में, एजुकेशन में एक रूल होता है, एक लॉ होता है, या कह सकते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इजी टू डिफ़िकल्ट। तो उसी तरह हम पहले इजी चीज़ों को समझेंगे, फिर हम डिफ़िकल्ट चीज़ों की ओर जाएंगे। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं लागत लेखांकन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लागत लेखांकन। जब लागत लेखांकन की बात करते हैं तो सिलेबस में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में? इसका अर्थ, परिभाषा, और इसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमें लागत लेखांकन को जो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। यह हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए कॉस्ट से क्या मतलब होता है। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कितनी लागत है। जैसे हमने एक पेन बनाया और इसको हमने 20 रुपये में बेचा, जबकि इसको बनाने में 15 रुपये खर्च हुए, तो 15 रुपये क्या है, इसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो अभी जो हम इसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे। अगर हम बात किताबी लैंग्वेज की करें तो हम एक बार उसका भी अर्थ लिख देते हैं, फिर उसको अपनी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब लागत लेखांकन की हम बात करते हैं तो कह सकते हैं लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन की, लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु या सेवा की लागत संबंधित विस्तृत जानकारी रखी जाती है, विस्तृत एवं व्यवस्थित जानकारी रखी जाती है। ये होता है इसका मीनिंग। अगर हम इसके मीनिंग की अगर हम डिटेल में बात करें तो विस्तृत एवं व्यवस्थित, विस्तृत एवं व्यवस्थित, व्यवस्थित भी यहाँ पे लिख लेंगे। विस्तृत एवं व्यवस्थित से हम क्या मतलब समझते हैं, कौन सी लागत की चीजें विस्तृत एवं व्यवस्थित लागत में आ सकती हैं। तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं लागत की जानकारी की तो सबसे पहले आता है लागत की गणना, फिर आता है लागत की गणना, दूसरा आता है लागत नियंत्रण, एंड फिर आता है लागत विश्लेषण। अगर हम लागत की गणना की, जो हम कोई भी वस्तु बना रहे हैं, यानी हमने बताया कि इस मार्कर का एग्जांपल लिया, इस मार्कर की हमें पहले लिखना पड़ेगा इसकी कॉस्ट कितनी आई। फिर अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए हमने सोचा इसको हमें 20 रुपये पे बेचना है और इसकी कॉस्ट 18 रुपये आ रही है, हमको सिर्फ 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी लागत को नियंत्रित करेंगे। ये देखेंगे लागत में कमी और नियंत्रण अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम ये देखेंगे कहाँ पे हम किस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हमें उस एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की ज़रूरत है, बट इसकी क्वालिटी पे कोई असर ना पड़े।
और फिर हमें लागत विश्लेषण करना है, यानी देखना है कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ें खर्च की हैं और किस तरह से हमें इसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है। तो ये बात हो जाती है हमारी लागत गणना, लागत नियंत्रण और लागत विश्लेषण की। आई होप अब आपको लागत लेखांकन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लागत लेखांकन क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी वस्तु या सर्विस। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे जब लागत की बात करेंगे तो 3 चीज़ें आएंगी। पहली बात तो कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब इसके बाद बात करेंगे हम लागत की परिभाषा की। इसके बाद बात करेंगे हम लागत लेखांकन की डेफिनेशन की। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो सबसे एप्रोप्रिएट या हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी डेफिनेशन जो है वो ICMA लंदन की है। ये डेफिनेशन छोटी जरूर है पर ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। जब हम ICMA लंदन की बात करते हैं तो इनकी एक डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग is a technique and process of ascertainment of cost। किस चीज की कॉस्ट? अगर इसको हिंदी में बात करें ICMA लंदन के अनुसार लागत लेखांकन इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ, यानी एक विधि या प्रक्रिया है लागत को निर्धारित करने के लिए। किस चीज की लागत? किसी वस्तु या सेवा की लागत। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब आई थिंक ये डेफिनेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों करते हैं इसको अभी हम लोग ने जब परिभाषा समझी है तो ये डिफाइन हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ पॉइंट्स में बात करें तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है लागत निर्धारण। लागत निर्धारण इंग्लिश में बात करें तो ascertainment of cost। कॉस्ट यानी लागत का निर्धारण। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तभी हमने बताया था कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की कितनी कॉस्ट आएगी ये डिसाइड करना। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पूरे फाइनेंस का करते हैं कि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, हमारी बैलेंस शीट क्या है, हमारा ट्रायल बैलेंस कितना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब की बात करते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट की बात करते हैं। यानी सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें उसकी कितनी लागत लगनी चाहिए और हमारा कितना प्रॉफिट आना चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसकी कितनी लागत लगनी चाहिए। जैसे हम अपने घर पे भी अगर कुछ बनाते हैं, मान लीजिए हमने अपने घर पे सोचा कि चलो आज केक बना लेते हैं। ठीक है, तो केक बनाने से पहले हम ये सोचते हैं कि अच्छा किसमें कितना सामान लगेगा और कितना लगभग हमको खर्च करना होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? खर्चे की या उसकी लागत की। ठीक, तो ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग किसमें की जाती है? किसी वस्तु के सबसे पहले लागत निर्धारण के लिए। फिर जब हम दूसरी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं लागत नियंत्रण।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट कंट्रोल। जब हम बात करते हैं लागत नियंत्रण की, जैसे हमने ये मार्केट का प्राइस तो डिसाइड कर लिया, मतलब सॉरी इसका कॉस्ट तो डिसाइड कर लिया कि 15 रुपये इसका कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन 15 रुपये हमारे लिए लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमें कम नहीं करना है लेकिन हमें नियंत्रित करना है, यानी उसकी कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ जाए, या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकें। तो हम यहाँ पे बात करते हैं लागत नियंत्रण की, और इसमें हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसकी जो है क्वालिटी में, यानी उसकी जो गुणात्मकता है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव या निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। लाभकारिता का निर्धारण, कह सकते हैं ascertainment of profitability, ascertainment of profitability, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इसका 15 रुपये कॉस्ट हो गया और इसको हम नियंत्रित भी कर लिया है, हमें ये लगने लगा कि हाँ चलो ठीक है इसका हम इतना कॉस्ट रख सकते हैं, तब हम बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट करने के लिए, यानी अगर हम बिजनेस की परिभाषा की भी बात करें तो हमारा एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट कमाना। तो कितना प्रॉफिट कमाया जाए इसको हम ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए इसकी 15 रुपये कॉस्ट है तो हम ये सोच लेते हैं कि चलो एक मार्कर पे हमको 5 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। देन 5 रुपीज़ हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे जब हम कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम अपना प्रॉफिट का एसेटमेंट का निर्धारण करते हैं। लागत नियंत्रण और लाभकारिता का निर्धारण। अब हम बात करेंगे विक्रय मूल्य का निर्धारण। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट को डिसाइड कर लेते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं विक्रय मूल्य, यानी क्या चीज, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का निर्धारण, ascertainment of selling price। ascertainment of selling price, SP, या डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि 15 रुपये इसका कॉस्ट रहेगा, 5 रुपये इसका प्रॉफिट रहेगा, तो अल्टीमेटली हमको ये पता चल गया कि 20 रुपीज़ हमको इसका सेलिंग प्राइस रखना है। 20 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस कैसे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी होता है। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना, यानी क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग।
यानी कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है, ये कहीं ना कहीं सबसे मेन फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना होता है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं हो पाती है, या हमारा प्रॉफिट कम आ रहा होता है, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा होता है। तब हमारे पास कुछ जो है डिसीज़न होते हैं, हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल करना है, या हमें अपने प्रोडक्ट के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लानी है कि वो जो है हमारा दोबारा से मार्केट में एग्जिस्ट हो सके, दोबारा से मार्केट में अपना प्लेस बना सके। या तो हमें प्रोडक्ट को जो है वो शट डाउन करना है, यानी मार्केट से हटाना है, या हमें प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 6 बेसिस जो है हमारा, 6 ऑब्जेक्टिव जो है हमारा लागत में कमी। कॉस्ट रिडक्शन, इंग्लिश में बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मैं फिर से बता दूं कि ये दोनों टर्म्स बहुत ही अलग हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी लागत में कमी या नियंत्रण। अक्सर बच्चे जो हैं वो इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि कॉस्ट में कमी करके कॉस्ट नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट में कमी कब की जाती है? जब हमारी कॉस्ट बहुत एक्सेस हो रही हो और हमारा प्रॉफिट कम आ रहा हो, तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम लागत में कमी कर लें। लागत के कुछ तत्व होते हैं, जैसे मजदूरी हो गया, किराया हो गया, ओवरहेड्स हो गए, उनको हम कम करके, उनको हम रिड्यूस करके हम लागत में कमी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट नहीं कह सकते हैं बट हाँ जितने ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे उसमें से ये लास्ट है, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति। वैधानिक दायित्वों की पूर्ति, यानी क्या कह सकते हैं इस पे compliance of legal requirements, यानी फॉर लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में कई चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि हमें लीगल प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं और वहाँ पे हमें कोर्ट में दिखाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं। हमें टैक्स फिल करने के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ता है। तो या जो भी हम प्रॉफिट शो करते हैं इनकम टैक्स में, हमें उसके लिए हमारे कॉस्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर करते हैं कि जिससे जिस तरह से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट को शो करते हैं, उसी तरह हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट शीट को शो कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड ये जो है हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लागत निर्धारण मतलब लागत को, कॉस्ट को निर्धारित करना। जैसे किसी पेन का कॉस्ट में 15 रुपये आया है तो उसको हमें डिसाइड करना है कि इसको हम 15 रुपये रखें या इसको हम कॉस्ट को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें। उसके बाद लागत नियंत्रित, लागत अगर ज़्यादा या कम हो रही है तो उसको हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। लाभकारिता का निर्धारण मतलब कितना हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, कितना हमें प्रॉफिट चाहिए, इसको हमें डिसाइड करना होता है। फिर हमारा विक्रय मूल्य का निर्धारण, कि हमारा कॉस्ट डिसाइड हो गया, हमारा प्रॉफिट डिसाइड हो गया, तो अब हमें अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। इसके बाद होता है व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। हमें किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है हमारे बिजनेस के लिए, उसको रन करना है, उसको ब्रेक इवन पे रखना है, उसको शट डाउन करना है, उसमें नई चीज़ों को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। लागत में कमी हमें लानी है। अब हमें कमी लानी है या हमें बढ़ाना है, ये चीज़ हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, यानी जब हमें पता होगा कि हम कहाँ पे कितनी लागत लगा रहे हैं। इसके बाद लास्ट हमारा आता है वैधानिक दायित्व की पूर्ति, यानी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जो है हमारे ये कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हमारा पूरा एक लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग पे बेसिक पे।
और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि थ्योरी पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और जितनी भी चीज़ें समझाई गई वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी को डाउट हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।